जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए कार्बन एवं उसके यौगिक पूरा चैप्टर इस वीडियो में क्लियर करेंगे एकदम आसान भाषा में। आप जानते हो मैं बिल्कुल नहीं रटाता हूं, जहां पर जो जरूरत पड़ेगी बिल्कुल बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कार्बन एवं उसके यौगिक, अंग्रेजी में बोला जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक सी है। आप जानते होंगे कि भाई जो कार्बन है आप बोलते हो वो एक अधातु है। मैं आपको अगर दिखाऊं आवर्त सारणी, आपको आवर्त सारणी में तैयार करवाया था पहले ही, तो देख सकते हैं ये आ रही आवर्त सारणी। कार्बन कहां पर है? इधर है। आप जानते होंगे ये एस ब्लॉक, ये पी, एस पी और ये डी ब्लॉक है ना, एस पी डी और ये एफ ब्लॉक। ठीक है, 4 ब्लॉक में हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। अब इसमें देखिए कार्बन ये है, जो ये पीले वाले हैं ना सभी अधातुएं हैं। ठीक है, तो ये मैंने याद करवाया था आपको, कहे शिव जी सुनो प्रभु, ये ग्रुप वाइज आपको याद करना है अगर आवर्त सारणी याद करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे याद कर लेते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो गलत है। अब आगे चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यह आधुनिक आवर्त सारणी के 14वें समूह के दूसरे आवर्त में स्थित है। इसका मतलब क्या है? देखिए आवर्त पूछ सकता है ना कि कार्बन की स्थिति बताइए आवर्त सारणी में। यह आधुनिक आवर्त सारणी के 14वें ग्रुप का मतलब होता है समूह। ये समूह होते हैं जो ये इधर से 1 2 और ये इधर गए हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 14वें समूह में है, यानी ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए में। ठीक है, तो इसमें है। ठीक है, और ये बी होते हैं। तो ये आपका हो जाता है 14वें ग्रुप। इसे बोला जाता है IUPAC नामिंग के द्वारा कि 14वें ग्रुप में है और किस आवर्त में है। तो आवर्त की संख्या ये होती है 1 2, कौन से आवर्त में है? दूसरे आवर्त में। देख सकते हैं ये यहाँ दूसरे आवर्त में है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसका परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है। आप जानते हो कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में इतना 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। तब भी देखिए इतना हालत खराब कर देता है ये कार्बन, इतना कम मात्रा में है ये। ठीक है, कार्बन वैसे बहुत है, हर जगह कार्बन मिलता है। ठीक है, नमक को छोड़कर। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या है, कार्बन सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। यह प्रायः सभी जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे, तो इनको मैं समझाने की कोशिश ही नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन में सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या है कि इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। जब इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसका अगर 6 को बांटें तो ये बांटेगा 2 और 4 में, यानी अष्टक पूर्ण करने के लिए ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो 2 हो जाएंगे। 2 इसके मतलब हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर Z 6 है। अतः इसकी संयोजकता मैं समझाने के लिए डैश डैश किया हूँ। इसकी संयोजकता कितनी है? इसकी संयोजकता आप बोल लीजिए 4 है। ठीक है, 4 है। क्या है? 4। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4। देखिए 6 इसका परमाणु क्रमांक है, यानी इस तरीके से लिखें अगर, और इसको अगर बांटे 6 को तो 2 और 4 में, यानी लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 से 4 घटाओगे तो भी 4 ही निकलेगा, मतलब इसकी संयोजकता 4 है। ठीक है, तो संयोजकता इसकी कितनी है? 4 है। देखिए इसकी संयोजकता क्या है, मतलब वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, आगे इसीलिए तो आप पढ़े होंगे अगर कि मीथेन CH4 बनता है। कैसे बनता है? हाइड्रोजन की संयोजकता होती है H+, ठीक है, और कार्बन की होती है C-4। तो ये -4 से 4 H+ जुड़ सकते हैं, तो ये जुड़ जाते हैं H H H और H। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से बांट दिया है। कार्बन 6 परमाणु क्रमांक है, ये मैंने लिखा है KLMN, मतलब कोष होते हैं उसमें S SP SPD और SPDF, मतलब सेल होते हैं। ठीक है, आप कह लीजिए सेल। अब देखिए यस में क्या होता है, यस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और SP D में 10 और इसमें 14, मतलब 4 4 जोड़ते चले जाइए। 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ोगे 14, यानी 2 6 10 14। ठीक है, यस PDF याद कर लीजिए। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं यस में, और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो भरे जा सकते हैं वो 6, और डी में 10 और एफ में 14। अब आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे 11th में, तो अभी से आप इसको थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। अर्थात 2 और 4 ये मैंने लिखा है। अतः इसकी संयोजकता 4 है। चतुसंयोजक बोला जाता है कि कार्बन चतुसंयोजक है कि नहीं, तो ये आप चतुसंयोजक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ये एकदम फास्ट रिवीजन है।
तो अब आप देख सकते हैं आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक पूरा अध्याय एक चैप्टर में हम क्लियर करेंगे एक वीडियो में, और इसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड मैं करूंगा। वो कहाँ पर करूंगा, बस वीडियो देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर आयनिक आबंध या विद्युत संयोजी आबंध क्या है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक। अब इसी से ट्रिक से आप लिख सकते हैं, लोग रटने लग जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने आबंध, ये क्या होते हैं, आयनिक आबंध। जो आबंध इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक आबंध। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर मैं ले लूँ सोडियम, यानी को ले लेते हैं, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका अगर बांटे तो 2 8 2 10 और 1 में बटेगा, ठीक है। सोडियम को ले लिए। अब इसका मतलब क्या है, एक क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इसको बांटेंगे तो 2 8 7 में बटेगा। अब देखिए यहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए इन दोनों में अगर इनकी अभिक्रिया कराएं, यानी A+Cl-, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, NaCl बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ। तो Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका 8 हो जाएगा, यानी Cl का इतना होता है 7 परमाणु क्रमांक। लेकिन अगर हम बोलें Cl- में इलेक्ट्रॉन का इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो कितना होगा, 2 8 8, ठीक है, Cl- में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2 8 केवल, यानी A+ का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने आबंध को क्या कहते हैं हम, एक बस इतना याद कर लीजिए, आयनिक आबंध कहते हैं या विद्युत संयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। विद्युत संयोजी आबंध, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे क्या है, धातु तथा अधातु, धातु प्लस अधातु इक्वल टू आयनिक आबंध प्लस इक्वल टू आयनिक यौगिक। बस इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो ये बिल्कुल आसान ट्रिक है याद करने की। धातु और अधातु मिल जाए जहां पर आप समझ लेना वहां पर आयनिक आबंध बनेगा, और आयनिक आबंध से बने हुए यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जो आयनिक आबंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं उनके मध्य आयनिक आकर्षण बल होता है, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, देखिए NaCl, अभी मैंने समझाया। KCl, के की भी आप समझ रहे होंगे, के जो होता है एक ही ग्रुप में होते हैं, सोडियम पोटेशियम ये सब, ठीक है। तो के Na+ पाया जाता है, K+ पाया जाता है, ठीक है। रुबिडियम भी होता है, लेकिन ये दो आपके मेन हैं, इन्हीं को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए MgCl2। अब MgCl2 क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 12 होता है। इसको अगर बांटोगे तो 2 8 2 10 और 2 12, यानी 2 इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा। और यहाँ पर Cl में क्या होता है कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में होते हैं, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा क्लोरीन को, तो 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा, तो इसीलिए बन जाता है MgCl2। इसी तरीके से सूत्र बनता है, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो जाता है, ठीक है, MgCl CaCl2, ये भी वही है, समझ लेना आप। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पसीना आ रहा है। ये देखिए मैंने समझाया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें है आउटर सेल में, वो क्या करेगा, 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, तो क्या बना लेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, ठीक है। तो क्या बना लेगा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो आपका बना लेगा, ये क्या बना लेगा, NaCl। इसका मतलब क्या है कि Na+ के रूप में पाया जाएगा, Cl-, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव पाए जाते हैं ना, जानते होंगे वो निगेटिवली होते हैं। तो क्या होता है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो खोकर धनायन बनाएगा, कोई भी तत्व है इलेक्ट्रॉन खोकर वो धनायन बना सकता है। इसीलिए धातुएं क्या होती हैं, धातुएं तो भाई धनायन होती है ना, मतलब धनायन बनाती हैं। क्यों बनाती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, इतना आप समझते होंगे। इसके बाद क्या है कि ना तो कोई अधातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करती हैं, यानी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं वही इलेक्ट्रॉन अधातुएं ग्रहण करती हैं, इसलिए उन्हें अधातु बोला जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं और निगेटिव बनती हैं, ऋणायन बनाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन का चिन्ह है, खोकर धनायन बना सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकता है। अतः क्या होगा, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है, एवं 4 इलेक्ट्रॉन को खोना भी कठिन है। मतलब कार्बन ना तो इधर का है ना तो उधर का, बीच में फंसा हुआ है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन खोऊं या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूं, तो ये इसका मतलब फंसा हुआ है बीच में। अब इसका क्या होगा कि भाई ये कह रहा है कि मैं साझा ही कर लेता हूँ, मतलब साझेदारी कर लेता हूँ। साझेदारी का मतलब है जैसे 2 पड़ोसी आपस में रह रहे हैं,
पैसों की कमी हो जाती है तो वो आपस में पैसों की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, एक लेता है देता है, शेयर करते रहते हैं आपस में, तो वही आपका इलेक्ट्रॉनों का साझीकरण कहलाता है। तो यही आपका मान लीजिए, बस समझ लीजिए कि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है और 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना भी कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन खो सके, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे जैसे 20 किलोमीटर तुमको दौड़ा दिया जाए, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास उतनी ऊर्जा ही नहीं है तुम दौड़ पाओगे, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन खोना भी नहीं चाहता, उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है, समझ रहे हो। मतलब इतना मोह माया में फंसा हुआ है वो कि वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पा रहा है, ना 4 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, ना तो ले रहा है कि मुझे देना पड़ेगा और ना तो दे रहा है कि लेना पड़ेगा। तो क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। देखिए अभी क्या है, कार्बन अपने अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझेदारी यानी शेयरिंग करके सहसंयोजी आबंध बनाता है, ठीक है। तो ये है आपका, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए क्या आ जाता है, यहाँ पर मोबाइल ओवरहीट हो रहा है तो उसके लिए माफ़ करना, हाँ ये ठीक है। आगे देखिए क्या है, सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बना आबंध। अब इसका मतलब क्या है, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बना आबंध। मैं इतना एकदम शॉर्ट में लिख दिया हूँ बस। अगर आपसे पूछ ले, ये देखिए आपके 30% सिलेबस में हटा तो दिए गए हैं, लेकिन मैंने क्यों लिखा है, ताकि आप हर चीज़ तैयार कर सकें, आपको आगे काम आए। और दूसरी बात 30% का नाम है मात्र, मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया था। अगर इसको तैयार नहीं करोगे कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी, तो हर चीज़ें आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो देखिए सहसंयोजी आबंध क्या है भाई, सहसंयोजी आबंध क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बना आबंध, यानी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बने हुए आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और सहसंयोजी आबंध के द्वारा बने हुए यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा है धातु प्लस अधातु, तो सहसंयोजी आबंध अधातु प्लस अधातु, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो सहसंयोजी आबंध और सहसंयोजी यौगिक सेम उसी तरीके से जैसे कि मैंने आयनिक आबंध और आयनिक यौगिक बताया, यानी विद्युत संयोजी यौगिक या विद्युत संयोजी आबंध, है ना, तो सेम वही है। आगे देखिए क्या है, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, जैसे अगर मैं बना दूं यहाँ पर, आप पढ़े होंगे N2 में क्या होता है, N जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, आप जानते होंगे, है ना। तो ये 2 4 2 6 5 ये होगा, इसके मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए। 5 इलेक्ट्रॉन ये दे तो नहीं सकता ना, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए N2 जब बनेगा तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, यानी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। आगे देखिए मैंने एग्जाम्पल कुछ लिए हैं तो आप इनको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर H2O2 N2 H2O CO2, एकदम सिंपल उदाहरण है। H2 क्या होता है, H प्लस और H प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, ये साझेदारी करता है और सिंगल बॉन्ड बनाता है, H2 बनता है। बस इस तरीके से मैंने लिख दिया है, ठीक है। O2 में क्या होता है कि भाई O का जो इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 6, तो ये आखिरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, इसलिए O2 जब बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये O2 बना लेता है, ऑक्सीजन आप बोलते हैं जिसको। अब देखिए N2 भी इसी तरीके से मैंने आपको बता ही दिया, और इसी तरीके से H2O है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। H जो होता है वो H प्लस के रूप में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन एक त्याग करके धनायन बना लेता है, और O जो होता है वो माइनस के रूप में पाया जाता है, यानी माइनस। तो हमें H2O कैसे बनता है कि भाई 2 हाइड्रोजन हमको लेना पड़ता है एक O के साथ, क्योंकि O-2 के रूप में पाया जाता है, आप समझ रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो ये आगे है, तो इस तरीके से ये बन जाता है, आप समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक के पहला गुणधर्म होता है सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं, क्या होते हैं भाई, कम होते हैं। जो सहसंयोजी होते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके अवयवी कण के मध्य अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है। अंतरा आणविक बल क्या होता है मैं आपको बताऊं, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी पाके ना कोई भी परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं, जो भी तत्व है उसमें परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देते, बात अलग है। तो उसमें क्या होता है, सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं कि गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, गलनांक का मतलब है कि भाई उसमें जब ऊष्मा दी जाती है तो वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे आप लोहे का एग्जाम्पल ले लो, लोहे का एग्जाम्पल आयरन को अगर तुम थोड़ा गर्म करते हो तो वो मतलब द्रव रूप में ले लेता है, उसको मतलब कहीं भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वो ठंडा हो जाता है कितना कठोर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके जो अवयवी कण हैं उसके परमाणुओं के वो मतलब
कम, समझ रहे हो, कम उसमें होते हैं, मतलब कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इसीलिए ये हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है, बहुत कम होता है। आगे देखिए, सहसंयोजी यौगिक प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई भी क्या होते हैं, आवेशित कण नहीं होते। भाई आवेशित कण का मतलब है जैसे धातुओं में आवेशित पाए जाते हैं भाई, यानी प्लस के रूप में हो जाता है, लेकिन आवेशित कण नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी कैमरा बंद हो जाएगा लगता है, मेरा मोबाइल बहुत परेशान करके रखा है दोस्तों, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, समझ लो गर्म हो जाता है। आगे चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब देखिए फास्ट रिवीजन है, आप समझ लीजिए बस। तो इसका श्रृंखलन क्या है भाई, श्रृंखलन का मतलब है लंबी श्रृंखला बनाना, बस सिंपल है। एक एक से जुड़ जुड़कर कार्बन इस तरीके से श्रृंखला बना लेता है, मतलब समझ रहे हो कि भाई चैन बना लेता है। चैन देख रहे हो, वो श्रृंखला ही होता है एक प्रकार से। बस चैन अगर ले लो जो साइकिल वाली होती है, वो क्या है, श्रृंखला ही बनी होती है, छोटी छोटी गिट्टियाँ लगी होती हैं और लंबी चैन बन जाती है। सेम वही है, ये चैन बोल लीजिए, बस ये चैन ही है, ठीक है। परमाणुओं से देखिए, कार्बन स्वयं के परमाणुओं से ही सहसंयोजक आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय श्रृंखला वाले यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़ सकते हैं। अब इसका मतलब आप अभी आगे पढ़ेंगे, अभी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि बस श्रृंखलन अगर आपसे पूछ ले कि श्रृंखलन क्या है, तो आप लिखेंगे कार्बन एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। वह अपने ही प्रकार के, मतलब अपने ही परमाणुओं के साथ, या कार्बन के ही परमाणुओं के साथ लंबी चैन बना सकता है, समझ रहे हो। मतलब जैसे लोहा है, लोहा की चैन बनी होती है साइकिल की, सेम वैसे ही कार्बन जो है बना सकता है, लेकिन अन्य तत्व नहीं बना सकते। इसका कारण क्या है, इसकी 4 संयोजकता होती है। 4 संयोजकता होने के कारण ये लंबी श्रृंखला बना सकता है, बस वही आपका श्रृंखलन होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हो जाती है शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला का मतलब ऐसे है कि भाई इसमें शाखाएं भी फूट सकती हैं, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कहीं पर भी कार्बन निकाल दो और इधर हाइड्रोजन लगा दो इस तरीके से। तो ये नामकरण फिर बाद में करेंगे, इतने लंबे लंबे का भी 11-12 में, तो बस इतना समझिए। तो इस तरीके से हो जाता है और वलय श्रृंखला बना लेता है, वलय संरचना, ठीक है। जैसे आप हीरे को देखे होंगे, है ना, हीरे मतलब उनके संरचना अलग हो जाती है, लेकिन वो क्या होते हैं, मतलब उनके गुण अलग हो जाते हैं संरचना भिन्न होने के कारण, लेकिन सूत्र एक ही होता है। वाले यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि-आबंध द्वारा जुड़ सकते हैं। आप समझ रहे होंगे, जैसे कार्बन के बीच द्वि-आबंध हो सकता है, मतलब ये जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी अपने ही कार्बन परमाणुओं के साथ करेगा तो क्या करेगा, द्वि-आबंध बनेगा, ट्रिपल आबंध भी बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से एथीन में आप देखने को मिलेगा, यानी एल्काइन में, ठीक है, एल्कीन एल्काइन अभी आप पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। चतुसंयोजकता इसमें पाई जाती है, इसको तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि भाई कार्बन की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ या एक संयोजी, द्विसंयोजी या क्या है भाई, द्विसंयोजी परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। इसका मतलब क्या है, एक संयोजी का मतलब जिसकी संयोजकता 1 होती है, द्विसंयोजी का मतलब जिसकी संयोजकता 2 होती है, बस सिंपल है। जैसे सोडियम क्या है भाई, एक संयोजी है, यानी क्या है, प्लस एक संयोजी है, लेकिन क्लोरीन Cl- एक संयोजी है। इन्हीं से आप पता लगा सकते हो ये जो चिन्ह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस इतना सिंपल से याद रखिए। ग्रुप नंबर 1 में पाए जाने वाले सभी तत्व एक संयोजी होते हैं और ग्रुप नंबर 17 में पाए जाने वाले सभी तत्व एक संयोजी होते हैं, ठीक है। वो तत्व मतलब अधात्वीय होती हैं और ग्रुप नंबर 1 वाले सभी धात्वीय होती हैं। तो आवर्त सारणी बहुत सारी मदद कर देती है, इसलिए आपको आवर्त सारणी जरूर तैयार करना चाहिए। आगे देखते हैं। फ्लोरीन एक संयोजी, क्लोरीन एक संयोजी, ब्रोमीन एक संयोजी, आयोडीन एक संयोजी, ऑक्सीजन 2 संयोजी और हाइड्रोजन भी एक संयोजी, ठीक है, आदि के साथ मैंने लिख दिया है। अब इसका मतलब क्या, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए। आप ग्रुप नंबर 17 को याद कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए। फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए, ये सभी क्या है, एक संयोजी हैं और इनका नामकरण IUPAC नामकरण में भी बहुत महत्व है और किया जाता है। आगे अभी पढ़ेंगे। आगे देखिए, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे देखिए कुछ इस तरीके से हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से पाए जा सकते हैं। पहला एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है जो मतलब इसके परमाणुओं के बीच क्या है, एकल आबंध होता है। जैसे कार्बन अगर इस तरीके से जुड़ा हो, इस तरीके से एक सिंगल बंध से, एकल बंध से, तो वो क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछ ले हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो भाई सिंपल है, उसमें लिखा ही है हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या हाइड्रोजन कार्बन से बने हुए
पदार्थों को हाइड्रोकार्बन पदार्थ कहते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो एकल बंध कार्बन के एकल बंध द्वारा बने होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध द्वारा बने होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो द्विआबंध जो द्वारा बन सकते हैं या त्रिआबंध द्वारा भी बन सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये एल्केन, ठीक है, इसको याद रखना, एल्केन नाम अभी आगे आपको नामकरण में ये काम आएगा, एल्केन। और ये इसका नामकरण कर देंगे एल्कीन। ये इन जो होता है वो एक्चुअली बंध नेम होता है, और ये जो हो जाता है वो एल्काइन, ठीक है। बस वीडियो पूरा देखिए, आप हर चीज़ समझ जाएंगे। एल्काइन कोई नहीं बताता होगा ऐसे। देखिए इसका मतलब क्या है? एल्क नेम प्लस बंध, केन जो लगा है प्लस वो बंध नेम है, केन नहीं ANE, सिंगल बंध होगा तो हम ANE लगाएंगे। और एल्कीन का मतलब क्या है कि एल्क नेम है प्लस इन लगा हुआ है ENE, तब एल्कीन बना, ठीक है। और ये एल्काइन का मतलब क्या है? एल्क नेम प्लस YNE। इसका मतलब क्या है? जब ये ट्रिपल बंध होगा तो YNE लगाएंगे, जहाँ पर ट्रिपल बंध हो, जैसे यहाँ पर C ट्रिपल बंध C अगर हम लिख दें तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? मेथ एथ, दुई कार्बन है तो मेथ एथ, एथाइन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डबल ऐसे कर दें और दो हाइड्रोजन फिर इधर इधर जुड़ जाएंगे, है ना, आप समझ रहे होंगे। और इसमें एक हाइड्रोजन केवल जुड़ेगा, सॉरी एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मेथ एथ, एथीन, ठीक है, एथीन, ये ENE लगेगा। और अगर CH4 जैसे आप पढ़े होंगे, मेथेन, है ना, ये मेथेन गैस आप पढ़े होंगे, हर कक्षा में पढ़ते आए हैं, लेकिन इसका नामकरण भी करेंगे। अब देखिए ये बस इसको आप याद कर लीजिए कि भाई एल्केन जो होता है उसका सामांशु CnH2n+2 होता है, एल्कीन जो होता है उसका सामांशु CnH2n होता है, और CnH2n-2 होता है एल्काइन का। अब देखिए ये याद करने वाली चीज़ें ही नहीं हैं, आप आराम से समझ जाओगे आगे अभी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको आप अपने से बनाना, जैसे ऑक्सीजन का बना लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन की बनाकर दिखाइए, क्लोरीन की बनाकर दिखाइए। बिंदु संरचना क्या है कि मतलब बिंदु के रूप में दर्शाइए उसके बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, बस सिंपल। फ्लोरीन का बनाइए, आयोडीन का बनाइए, ठीक है, इस तरीके से कार्बन का बनाइए, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ काम की करतूतें, इसका मतलब मैंने लिखा है K4, सॉरी K4, K की घात 4। इसका मतलब क्या है? कुछ काम की करतूत, मतलब कुछ काम की ये बातें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का नाम, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। संरचना सूत्र आपको अपने से बनाना है, इसको याद कर लेना आप, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्नोन, इतना आप याद कर लेंगे तो आप नामकरण आराम से कर लेंगे। तो इसको आप नंबर से याद रखना, एक जैसे है ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने लिखा है। आपको केवल 8 तक याद करना है, केवल आपको 8 तक काम आता है, ठीक है। तो आप याद कर लेना मेथ, इतना ऐसे मत याद रखना ये, क्योंकि देखिए क्या है, ये एल्केन है, ठीक है, ये क्या है? एल्केन है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसको याद करना है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्नोन, ठीक है, इतना याद कर लेना, क्योंकि ये क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन समूह आप कह लीजिए, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं तो इसकी संरचना सूत्र क्या हो जाएगी? जैसे इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ऐसे, ठीक है। तो इधर आप संरचना सूत्र बना सकते हैं, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। देखिए एल्क नेम इसको बोला जाता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्टनोन, सॉरी हेप्ट आक्ट, बस इतना आप याद कर लीजिए। 10 में है तो आपको इतना ही काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं मतलब रिवीजन करवा रहा हूँ, देखिए पूरा, ठीक है। अब देखिए अम्ल को बोला जाता है एसिड, मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। आगे इसकी नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, आप आ जाइए क्लिक करके देख सकते हैं। नामकरण करने की ट्रिक क्या है? एल्क नाम प्लस बॉन्ड नाम प्लस क्रियात्मक समूह, बस इतना आपको करना है, पूरा आपका नामकरण हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड, अरे यार पसीना हर जगह लग जाता है, बहुत पसीने में मैं समझ लो भीग चुका हूँ। सिंगल बॉन्ड होने पर इक्वल टू एल्क नाम प्लस एन, ठीक है। जैसे अगर मैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये नामकरण कैसे हुआ आप बता सकते हो? जैसे मेथेन का नाम कैसे हुआ, मेथेन कैसे पढ़ा ये बताओ। तो भाई मेथेन, मेथ का मतलब है एक कार्बन जहाँ पर हो तो एक कार्बन लिखो, और उसमें एक कार्बन के साथ कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, तो उसमें 4 हाइड्रोजन लगा दो, काम खत्म, मेथेन हो गया ये। मेथ एथेन, एथेन में क्या होगा? एथेन में मेथ एथ 2 कार्बन यानी C2, एन लगा हुआ है, मतलब इसमें क्या है भाई? 2 2 4 2 6 C2H6, सिंपल है भाई। इसका सामांशु CnH2n+2 ही होता है, तो n की जगह आप हाइड्रोजन रख दो।
कार्बन कार्बन रख दो, ठीक है। तो C, ठीक है, 2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा C2H4 प्लस 2, तो C2H6 ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो डबल बॉन्ड वाले का नामकरण आप कर लेंगे, एल्क नेम प्लस इन लगा देंगे, बस सिंपल है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए एल्क नेम प्लस आइन लगा देंगे जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखे। जैसे अगर मैं बोलूँ C ट्रिपल बॉन्ड C, तो क्या हो जाएगा मेथ एथ एथाइन, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाता है। तो आप आराम से नामकरण कर लोगे। देखिए अब यहाँ पर जैसे मैं अगर मेथेनॉल का नामकरण करूँ, मेथेनॉल, इसका अगर मुझे सामान्य सूत्र लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो मेथेनॉल, मेथेनॉल अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप बोलोगे अभी कि कहाँ से बता रहे हो, अभी क्रियात्मक समूह तो मैंने बताया ही नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप इसको बोला जाता है। तो ये हाइड्रोजन का क्रियात्मक समूह, ये प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लगते हैं और सफिक्स जो बाद में लगते हैं। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये प्रीफिक्स हैं, यानी फूफा कल ये मैंने आपको मतलब ट्रिक बताया ही था। और अन्य जो सफिक्स अनुलग्न है उसको बाद में लगाते हैं। जैसे एल्कोहल का अनुलग्न ओयल हो जाता है, एल्कोहल जहाँ पर लगेगा वहाँ पर ओयल लगा देंगे, तो वहाँ पर ओयल लगा देना, ठीक है। और जहाँ पर एल लगाएं अल लगेगा वहाँ पर एल्डिहाइड होगा, ऐसे ही है। तो आप नामकरण पढ़े होंगे, नहीं तो मैं बोर्ड में आपको आराम से बता दूंगा, आप बस इतना समझ लीजिए, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। एल्कोहल का अनुलग्न ओयल, एल्डिहाइड का अनुलग्न एल, ऐसे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे है आपका कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका नामकरण जल्द ही आपको एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा, तो समझ लो मोबाइल एकदम हीट हो चुका है यार, मेरा मोबाइल में बोलता हूँ साथ नहीं देता है। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब उसका एक दहन करेंगे, उसका एक ऑक्सीकरण करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लो। मैं एकदम फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, ठीक है, क्योंकि आपका एकदम डिटेल से पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। तो कार्बन एवं उसके यौगिक ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि दहन करने पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। अब इसका मतलब क्या है भाई, जैसे आप लकड़ी जलाते हो ना, लकड़ी आप देख रहे होंगे धुआं उठता है उसमें, मतलब यार उसमें हर जगह कार्बन पाया जाता है। आप कागज एक जला रहे हो उसमें भी कार्बन है, आप कुछ भी जला रहे हो उसमें कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोयला को ही ले लो, वो एक कार्बन है और भट्टी में जलता है, सेम वैसे ही है। तो आगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो सिंगल बंध से जुड़े होते हैं। अब सिंगल बंध से जुड़े होंगे तो उसमें कार्बन की मात्रा कम होगी भाई और हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो जाता है C, यहाँ पर हो जाता है ना C, मान लीजिए CH4, इसमें देखिए रेशियो क्या है, कार्बन कम है हाइड्रोजन ज़्यादा है, ज़्यादा है कि नहीं भाई, हाइड्रोजन 4 है कार्बन कम, तो ये क्या करेगा भाई, धुआं कम उत्पन्न करते हैं। लेकिन वहीं पर आप एल्कीन ले लो और एल्काइन ले लो, यानी आपका C, जैसे C मैं अगर बोलूँ मेथेन, ठीक है, CH2, इसमें क्या होगा, सॉरी ये बनेगा ही नहीं, तो C2H4 ये बनेगा। तो इसमें क्या होगा, ये प्रथम श्रेणी, अगर आपसे पूछे कि भाई एल्कीन की प्रथम श्रेणी लिखो तो ये C2H4 होगा, ठीक है, यानी आपका ये हो जाएगा। अब देखो मेथ एथीन हो जाएगा उसका प्रथम श्रेणी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो होगा वो इसका रेशियो देखो, कार्बन मतलब हाइड्रोजन मतलब वो कार्बन, इसका रेशियो देखो, तो इसमें कार्बन ज़्यादा हो गया भाई और हाइड्रोजन कम हो गया, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन में ही 1 कार्बन है और इसमें 4 हाइड्रोजन में ही 2 कार्बन है। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो असंतृप्त होंगे, असंतृप्त है ये, असंतृप्त होंगे तो उनमें धुआं ज़्यादा उठेगा। जैसे और भी मैं दिखाऊँ, जैसे अगर मैं एल्काइन वाला दिखाऊँ, एल्काइन वाला आप समझ रहे हो ना, जैसे कि अगर मैं एल्काइन C2, ठीक है, C2 जैसे अगर ले लें और क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा आप समझो कि यहाँ पर C2H क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें और धुआं उठेगा क्योंकि कार्बन भाई ज़्यादा है, हाइड्रोजन कम है, मतलब बराबर में आ गए। इसका रेशियो जो है वो क्या है, कम हो गया है, मतलब इसमें देखिए ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसमें और कम, इसमें और कम। एल्कीन, एल्काइन ये संतृप्त हो गया और ये 2 असंतृप्त हो गए, इसमें क्या है, धुआं ज़्यादा उठेगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका हो जाता है।
अब इसमें जो है ये कैसे बना भाई, इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है, आप समझ रहे होंगे। तो C की जगह C रखो, N की जगह 2 रखो, कार्बन की संख्या H2 इंटू N की जगह 2 रखो क्योंकि यहाँ पर 2 है -2। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ C2H4 -2, H4 में 2 घटाओ कितना हो जाएगा C2H2। तो ये आपका हो जाता है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि एल्काइन के प्रथम श्रेणी का नाम लिखो तो आपका एल्काइन के प्रथम श्रेणी का नाम हो जाएगा मेथ और एथाइन, ठीक है। एल्काइन के प्रथम श्रेणी का नाम एथाइन हो जाएगा। तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, अब आप समझ गए होंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है, इसलिए कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है, इसलिए वायु में दहन करने पर कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण एक प्रकार से नहीं हो पाता। कार्बन ऑक्सीजन में पूरी तरह से नहीं, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर पाता, इतना ज़्यादा कार्बन होता है, ठीक है। जैसे आप पानी डाल देते हो, समझ रहे हो ना, हरी घास जलाओगे तो उसमें ज़्यादा धुआं उठेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पानी आप डाल दिए हो और वो सूखा नहीं है। अब वो क्या करेगा भाई, वो ऑक्सीजन से कम ऑक्सीकरण कर पाएगा, मतलब उसका उपचयन कम हो पाएगा। सिंपल सी बात है, वो लकड़ी, इसलिए उसका धुआं ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हो ना, पहले वो धुएं को निकालेगा, उस पानी को निकालेगा, तब जलेगा। तो ये आपका हो जाता है। तो आप थोड़ा सामान्य जीवन में भी जो प्रयोग होती हैं चीज़ें उनको समझा करो। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण नहीं, उपचयन क्या है, यहीं पर आप समझ गए उपचयन क्या है भाई। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो इस घटना को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आप चैप्टर नंबर किसमें 1 में पढ़े होंगे, ठीक है। आगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये एग्जाम्पल है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एथेनॉल से अभिक्रिया, एथेनॉल जो है उसको जब किया गया उसकी अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में तो एथेनोइक अम्ल बनता है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, सिंपल है। अब ये देखिए यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट नाम कैसे पढ़ा, MnO4 माइनस, अब क्या बताऊँ यार, आप सूत्र बनाना तो सीखे होंगे। MnO4 जो माइनस के रूप में पाया जाता है और K प्लस के रूप में, तो ये पूरा जुड़ जाता है KMnO4 बनाता है। इसी तरीके से K2Cr2O7 कैसे बनता है भाई, Cr2O7 जो होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्रोमेट जो होता है Cr2O7 -2 के रूप में पाया जाता है, इसलिए -2 के लिए हमें +2 लेना पड़ेगा, यानी K 2 लेना पड़ेगा। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हमारा आ जाता है संकलन अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया। इसको मैं समझाऊंगा आपको पूरी तरह से अच्छे से, ठीक है, अच्छे से बढ़िया। तो संकलन अभिक्रिया आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, संकलन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए संकलन अभिक्रिया जो चैप्टर नंबर 1 में आप संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े हो, सेम वैसे ही है। देखिए कैसे मैंने लिख दीजिए बराबर संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये R जो है ना रेडिकल मूलक हैं, R जो है रेडिकल मूलक हैं। इसका मतलब भाई क्या है, R की जगह आप हाइड्रोजन लगा दो, सिंपल सी बात है, C∠C, इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, सिंपल है, लग गए। अब देखो यहाँ पर निकिल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करेंगे, ये इतना बना लेंगे। आप समझ रहे हो, मतलब कि जो आपका यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपका जो एग्जाम्पल देना C2H4 है, ठीक है, 1 2 3 4 C2H4 है, वो मान लीजिए हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और वो क्या बना लेगा C2H6। मतलब समझ रहे हो कि जो एथीन है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एथेन बनाता है। तो ये आपका हो जाता है संकलन अभिक्रिया। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन जोड़ देना, बस यही एग्जाम्पल आप याद रखो। इसे हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, अर्थात इस विधि को, मतलब इस विधि को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजनीकरण, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा देते हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हो जाता है पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोजन से मिलकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, जो पैलेडियम या निकिल उत्प्रेरक है, यही का पूरा मैंने लिख दिया है। जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से मिलकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो। असंतृप्त मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों ही हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एल्कीन बनाते हैं। जैसे अगर वो एल्काइन होगा तो एल्कीन बना लेगा, और एल्कीन होगा तो एल्केन बना लेगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। सिंपल है। उपयोग अगर आप पूछ ले संकलन अभिक्रिया के 2 उपयोग, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप चैप्टर नंबर 1 में विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़े होंगे। सेम वैसे ही है। एक तत्व या पदार्थ दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक से उसको हटाता है। सिंपल है। कैसे, CH4 है यानी मेथेन है, क्लोरीन से अभिक्रिया किया सूर्य का प्रकाश में, क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन बनाएगा। इसका नामकरण करने पर क्लोरोमेथेन आएगा, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपके पूर्व लग्न होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था। तो ये क्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, अब इनको आप पढ़ लीजिए। फास्ट रिवीजन मैं आपका करवा रहा हूँ। ठीक है, फास्ट रिवीजन। आगे देखिए, आगे एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल। अब इसका मतलब क्या है, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। अब देखिए, उदासीन प्रकृति, मतलब इसका मतलब एथेनॉल जो है वो उदासीन प्रकृति होती है। समझ रहे हो। एथेनॉल मतलब एल्कोहल एक प्रकार का, उसकी प्रकृति जो होती है वो उदासीन होती है, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है। एल्कोहल जो होता है, आप मतलब जो पीता होगा वो जानता है। जल में घुलनशील होता है भाई, मिक्सड इन वाटर या सॉल्यूबल इन वाटर, है ना, वाटर सॉल्यूबल होता है। इसका मतलब क्या है, जल में वो घुल सकता है भाई। जल में घुला ही तो होता है ना, जो एल्कोहल होता है जल ही में तो घुला होता है भाई। जो दारू होती है, दारू, समझ रहे हो, दारू। आगे बढ़ते हैं भाई, ये कभी मत करना कभी भी। ठीक है। वाष्पशील द्रव, इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। इसका मतलब क्या है, जो एथेनॉल होता है इसका वाष्पशील द्रव होता है और इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। विशिष्ट अभिलाक्षणिक गंध यानी ज्वलनशील भी होता है। यार आप देखे होंगे भाई, दारू से गाड़ी भी चल जाती है। ठीक है, दारू से गाड़ी चलती है वाकई में, क्योंकि ये ज्वलनशील होता है। जो भी ज्वलनशील होगा गाड़ी चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, यही सेम। निर्जलीकरण करने पर एथीन बनाता है। अब देखिए, एथेनॉल जो है वो उसका निर्जलीकरण करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब उसको गर्म करेंगे, एक प्रकार से निर्जलीकरण करेंगे भाई, उसको ताप ही तो देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एथीन बना लेगा और जल बाहर हो जाएगा H2O। सिंपल है। सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। इसका मतलब क्या है, सोडियम है और ये क्या है भाई, एथेनॉल है, और ये CH3CH2 यानी सोडियम एथॉक्साइड बना लिया। ठीक है, ये इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। आगे एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एसिड अम्ल का मतलब एसिड मैंने लिख दिया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म जो है, एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहते हैं, यानी विनेगर, सिरका जो होता है। और समझ रहे हो। आगे देखिए, रंगहीन द्रव, मतलब ये कलरलेस होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है। आगे स्वाद में खट्टा होता है, क्योंकि ये अम्ल होता है, बोला ही गया है। सिरके जैसी गंध होती है। अगर 2 पूछ ले तो आप आराम से बता दो भाई, सिरके जैसी गंध, क्योंकि सिरका एसिटिक अम्ल ही होता है। क्वथनांक 391 केल्विन होता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर बताओ, तो लिख देना आप इन्हीं में से। ठीक है भाई, इनमें से और इनमें से लिख दोगे तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है, हमारा टॉपिक आगे, शुद्ध एथेनोइक एसिड शीतल करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। इसका मतलब क्या है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल को जब आप लिक्विड नाइट्रोजन में सिंपल है डाल दोगे तो एकदम ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर वो जम जाएगा, ठोस बना लेगा। उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ठीक है, उसके जो अवयवी कण हैं, वो आपस में ज़्यादा आकर्षण से चिपक जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, पहले कम आकर्षण चिपके थे जैसे जल, उसको भाई ठंडा कर देते हैं, बर्फ बन जाता है। बर्फ में क्या होता है, उसके जो अवयवी कण हैं उनके मध्य की दूरी कम हो जाती है, अंतराणविक स्थान कम हो जाता है, और वो एकदम चिपक जाते हैं ऐसे और ज़्यादा। जैसे मेरा हाथ है, ऐसे है भी, कम बल है, ज़्यादा बल लगेगा तो स्पेस कम हो जाएगा ऐसे। ठीक है। तो एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, इसके एस्टरीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आप तैयार कर लो। एस्टरीकरण कैसे होता है, एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की परस्पर आपसी अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की आपसी अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है, इसे एस्टरीकरण कहते हैं।
भाई आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं, आप जानते होंगे। तो अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को जब खत्म करते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करने पर उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। कभी कभी पूछ लेता है उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया जब होती है तो यहाँ पर एस्टर बनता है और जल बनता है। देखो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है और एथेनॉल है। अभिक्रिया की, क्योंकि देखिए कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन लिया गया है, कार्बनिक यौगिक ये, और ये भी कार्बनिक है, ये भी कार्बनिक है, ये आपका कार्बनिक नहीं है। तो CH3COOH प्लस C2H5OH यानी एथेनोइक अम्ल प्लस एथेनॉल अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनता है, यानी CH3COO C2H5 बनता है। इसको याद करने का सिंपल तरीका CH3COOH है तो CH3COO C2H5 ये वाला जुड़ गया इसमें, और ये H इससे जुड़ गया, ये H जो है इससे जुड़ गया, सिंपल है, बना जल लोगे आप आराम से। मीठे फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। मैं देखिए फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। साबुनीकरण यानी सैपोनिफिकेशन, ठीक है, सोपेनिफिकेशन आप बोलो, चाहे कुछ भी, अंग्रेजी है कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी देख सकते हो, इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हो, देख लो। CH3COO C2H5 प्लस NaOH CH3COO Na प्लस CH3CH2OH। इसका मतलब क्या है कि भाई एस्टर है, एस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हुई तो सोडियम एसीटेट बना और एथेनॉल बना। ये CH3COO Na है तो सोडियम एसीटेट हुआ। अगर पोटेशियम एसीटेट पूछे तो आप वही सूत्र का प्रयोग कर दोगे, CH3COO Na की जगह के लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम एसीटेट। मतलब क्या है कि ये इतना जो है ना, इसका नाम होता है एसीटेट, और इधर जो भी तत्व होगा मैग्नीशियम एसीटेट अगर आपसे पूछे तो भाई क्या हो जाएगा, CH3COO अब इसमें Mg भाई +2 होता है तो इसमें क्या होगा, ट्वाइस लगा दो, बस सिंपल है। CH3COO का ट्वाइस Mg तो आपका हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं Mg और CH3COO, ठीक है, ये इसका ट्वाइस। तो इस तरीके से लिख दो, आराम से काम हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट बना लो, ऐसे ही पूरा ऐसे लिख दो, कुछ भी बना सकते। एल्युमिनियम एसीटेट बना लो, Al की जगह इसे ट्वाइस की जगह ट्रिपल लगा दो, क्योंकि Al जो होता है वो +3 के रूप में पाया जाता है। ये सब चीज़ें मैं आपको मतलब बोर्ड में बताता तो ज़्यादा समझ में आता, लेकिन मेरा मोबाइल साथ नहीं दे रहा है दोस्तों, और इंटरनेट, मेन बात इंटरनेट, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। मेरे यहाँ बहुत नेट स्लो होता है, लेकिन जैसे तैसे करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आगे देखो, यहाँ पर साबुनीकरण पर आप समझ गए, हर चीज़ मैं आपको बिल्कुल आराम से बता देता हूँ, एकदम दोस्त की तरह। मैं आपका टीचर नहीं बल्कि आपका दोस्त हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षार से अभिक्रिया यानी साबुनीकरण, ये भी साबुनीकरण ही है। जब क्षार से अभिक्रिया होती है CH3COOH CH3COO Na प्लस H2O बनता है। अब देखिए NaOH से जब अभिक्रिया होती है तो CH3COOH की, तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट और जल बनता है। लेकिन अगर NaOH की अभिक्रिया, ठीक है, किससे होगी, KOH की अभिक्रिया करा दो ना यहाँ पर, KOH, तो यहाँ पर प्लस CH3COOH, तब क्या बना लेगा, सेम इसकी जगह आप के लगा देना बस, यानी CH3COOK प्लस H2O, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, CH3COOH यानी सोडियम CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल जो है मेथ एथ, इसको एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो एसिटिक अम्ल जो है वो सोडियम एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको, मैंने बताया ही। तो इसको Na2CO3 से अभिक्रिया कराते हैं तो CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2 बनता है। लेकिन अगर हम K2CO3 से अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पर इसकी जगह K हो जाएगा, K2CO3, और यहाँ पर Na की जगह K हो जाएगा और सब वही रहेगा। तो आप अपने से थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है। आगे है, जैसे आपसे पूछ ले कि भाई एसिटिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया लिखिए, या एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, या एसिटिक अम्ल पोटेशियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम एसीटेट, सिंपल है, ठीक है, ये हो जाएगा। और पोटेशियम से अभिक्रिया करेगा K2CO3 से तो पोटेशियम एसीटेट, सिंपल। आगे CH3COOH यानी HOCO3 से सेम वही रहेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, सेम वैसे ही है, और उसकी जगह के हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये मैं फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब आ रहा होगा। साबुन तथा अपमार्जक, ये क्या है, साबुन क्या है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, जैसे C17H35
इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। साबुन केवल मृदु जल में सफाई करते हैं। साबुन जो होते हैं वो केवल मृदु जल में, जो हम हाथ धोते हैं साबुन ना, लाइफ बॉय, वो केवल मृदु जल में सफाई करते हैं। लेकिन आप निरमा समझ रहे हो, निरमा ब्रांड का नाम है, हम बोलते हैं निरमा ले आओ, निरमा नहीं वो बल्कि अपमार्जक होता है। अपमार्जक का मतलब है डिटर्जेंट होता है, उसमें लिखा होता है नीचे डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट जो होता है वो मृदु और कठोर दोनों जलों में अच्छी तरीके से सफाई कर लेता है। उसका कारण अभी आगे बताते हैं। ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं, मतलब कौन, अपमार्जक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आगे, बस एक पेज बचा है, आप समझना। आगे देखिए यहाँ पर, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं PDF तो ना प्रोवाइड करूँगा ताकि आप नोट करें। इसको आप नोट करो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों, पक्की बात कह रहा हूँ। अपमार्जक कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल में सफाई करते हैं। अपमार्जक जो होते हैं कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जलों में सफाई करते हैं, और साबुन और अणु में। अब इसका मतलब क्या है देखिए, जल विरागी और जल रागी दो भाग पाए जाते हैं, जल विरागी और जल रागी। बैटरी लो होने वाली है लेकिन फिर भी काम चल रहा है, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, दो भाग होते हैं, जल रागी जल विरागी। अब देखिए यहाँ पर जो होगा जल, यहाँ पर मैंने गलती थोड़ा कर दी थी, जल विरागी भाग या सिरा जो बोलें, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो जल में या गंदगी अर्थात जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है, जो गंदगी से घुल जाता है, गंदगी से मिल जाता है, एक प्रकार से मतलब घुलनशील होता है, मतलब एक प्रकार चुगलीखोर होता है, उसके साथ मिलकर उसी का नुकसान पहुंचा देता है। कपड़ों के साथ जो गंदगी लगी होती है उसी के साथ पहले मिलता है, उससे दोस्ती करता है, फिर उसी को दूर भगा देता है, समझ रहे हो। तो ये आपका हो जाता है जल विरागी भाग। एक हो जाता है जल रागी भाग, यानी आयनिक भाग जो होता है वो क्या करता है भाई, जो मैल होता है उसके चारों तरफ एक यानी ए का पूरा बना लेता है, पूरा यानी का होगा तो यानी, और पूरा मतलब चारों तरफ घिर जाता है। अभी यहाँ पर देखिए साबुन की सफाई प्रक्रिया, मैल तैलीय होते हैं। साबुन के दो भाग होते हैं, एक जल रागी तथा दूसरा जल विरागी। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है, जबकि जल रागी सिरे के चारों तरफ पानी आ जाता है, अर्थात जल रागी सिरा चारों तरफ से पानी से घिर जाता है। सिंपल है, पानी आ जाएगा चारों तरफ तो पानी से ही घिरेगा ना, चाहे ऐसे बोलो चाहे वैसे, मैंने हर चीज़ डाली है ताकि आपको याद हो। इससे मिसेल बन जाता है। आगे, साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। जो साबुन का मिसेल होता है, अरे यार जो फेन टाइप में निकलता है वही मिसेल होता है, झाग जिसको बोलते हो आप। ठीक है, तो क्या करता है, मदद करता है किसमें, पानी में मिलाने में। किसको भाई, मिसेल पानी मिलाने में मदद करता है। साबुन का मिसेल मैल को पानी मिलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। अब इतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर घुस के, बस इतना लिख दोगे आपका काफ़ी है। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है या स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। जो हमारा साबुन होता है, लाइफ बॉय वाइफ बॉय, इनमें से कपड़े हम क्यों नहीं धोते, क्योंकि कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं। भाई शरीर उतनी गंदी नहीं होती, आराम साफ हो जाएगी, लेकिन कपड़े हम इसीलिए डिटर्जेंट से धोते हैं। यानी अपमार्जक जो आपके कपड़े धोने वाली साबुन होती है वो डिटर्जेंट ही होती है। ठीक है, उसको जमा दिया जाता है। तो सेम है कि भाई वो क्या करते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं और अघुलनशील पदार्थ स्कम बना लेता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि अगर हम इसको भाई साबुन को मृदु जल में काम करेंगे तो करेगा, लेकिन अगर कठोर जल आया, और हमारे यहाँ का कठोर जल ही होता है जो हमारे सप्लाई में यहाँ पर आता है, कठोर ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे, अपमार्जक का प्रयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण से अभिक्रिया नहीं करता और अघुलनशील स्कम नहीं बनाता। इसका मतलब क्या है कि अपमार्जक जो है वो हर दोनों मृदु और कठोर दोनों जलों में काम आ जाता है। वो क्या करता है कि भाई जो मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम, इन दोनों के लवण के साथ अभिक्रिया नहीं करता और अघुलनशील स्कम नहीं बनाता है। सिंपल। अब कुछ काम के प्रश्न, ये प्रश्न इनको आपको तैयार कर लेना है। समझाती श्रेणी क्या है, दो विशेषताएं लिखो। इसकी मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा, हर एक अलग अलग वीडियो। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। स्टीरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। इनमें से आपका 100% है, कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, तो आप इसको तैयार कर लो और इसको नोट्स कर लो, अपने से नोट करो, वरना मैं PDF दे दूंगा तो आप मोबाइल में ही पढ़ोगे, फिर नोटिफिकेशन में फंस जाओगे। तो आप इसको नोट किया करो। देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत से बनाया हूँ ये नोट, 3 दिन 4 दिन लगे, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी और मेरा इंटरनेट भी साथ नहीं देता है। आप समझ रहे हो, मैं हमेशा रोता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि इंटरनेट वाकई में दोस्तों मतलब बहुत धीमा चलता है, 2 दिन में कभी वीडियो अपलोड हो पाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और मोबाइल मेरा साथ नहीं दे पा रहा है, गर्म पड़ जा रहा है, इसलिए बीच में वीडियो कट हुई होगी, तो उसके लिए माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस यार, तब तक के लिए
आई होप आप मुझे पसंद करते। जय हिंद।